हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम यहाँ पर करने वाले हैं सीटेट के लिए हिंदी की क्लास। चलिए, हिंदी लैंग्वेज की क्लास इजी लैंग्वेज होती है और इससे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी को करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। किसी भी स्थान के लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, ये तो हो जाएगा राइट। किसी भी स्थान के लेखक द्वारा जो लिखी गई लघु कथा होती हैं वो प्रमाणिक सामग्री होती हैं। कवि द्वारा उचित कविता, ये भी प्रमाणिक सामग्री है। पाठ्य पुस्तक लेख द्वारा पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिखना, जो पाठ्य पुस्तक का जो लेखक है वो पाठ्य पुस्तक के लिए कविता लिख रहा है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है क्या, रेलवे की समय सारणी, तो रेलवे की जो समय सारणी होती है वो भी प्रमाणिक सामग्री में आती है। ऑप्शन नंबर सी जो है पाठ्य पुस्तक का लेखक, ये जो है भाषा अधिगम के लिए प्रमाणिक सामग्री में नहीं आती है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए एग्जाम्पल देकर आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई आपको अभी पढ़ा रही हूँ और कोई एग्जाम्पल दे देती हूँ, कोई कविता लिखकर आपको समझा देती हूँ अपने शब्दों में, तो वो प्रमाणिक सामग्री नहीं होती है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संलग्नता वाली गतिविधि नहीं है। यहाँ पर बताना है कि भाषा संलग्नता वाली गतिविधि कौन सी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थी 4-4 के समूह में एक पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं। बी, शिक्षार्थी गांव में जाकर लोगों से उनके काम के बारे में बातें करते हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं। शिक्षार्थी पूरे सप्ताह की गतिविधि और भावनाओं के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते हैं। तो यहाँ पर भाषा संलग्नता किसमें नहीं दिख रही है। ऑप्शन को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। शिक्षार्थी 4-4 के समूह में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं। तो ये तो एकदम राइट बात हो जाएगी। जब 4 बच्चे एक समूह में बैठकर पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं और उस पर आधारित कार्य करते हैं तो वो भाषा संलग्नता होती है। शिक्षार्थी गाँव में जाकर लोगों से बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करना भी क्या हो रहा है, भाषा संलग्नता है। वे उनकी भाषाओं को जानेंगे, अपनी भाषा से में कुछ शब्द उनसे कहेंगे। ऑप्शन सी में पूरे सप्ताह की गतिविधियों को, अपने भावनाओं को अपने शब्दों में लिखते हैं। मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी भाषा संलग्नता दिख रही है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है, शिक्षार्थी अध्यापक द्वारा बोली जा रही कविता को दोहराते। तो ये बात जो है यहाँ पर ये हो जाएगी निगेटिव पॉइंट। तो यहीं पर हमें देखना था कि नहीं की जा रही है। भाषा संलग्नता किसमें नहीं है, इसमें केवल बच्चे जो हैं दोहरा रहे हैं, अपनी तरफ से कोई भाषा नहीं सीख रहे हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 2028 तक कक्षा 10 एवं उससे ऊपर सभी विद्यार्थियों द्वारा और सभी के लिए पठन क्षमता अर्जित करना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, विद्यालय में शिक्षार्थियों द्वारा साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुन्नत करना। और ऑप्शन डी में है, पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय के दौरान गुणवत्ता परक अधिगम को सुन्नत करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्या उद्देश्य है निपुण भारत कार्यक्रम के उद्देश्य के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक एवं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त हो जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 4। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। डिकोडिंग, शब्द पहचान, रूप विज्ञान या पठन शब्द भंडार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रूप विज्ञान। बुनियादी पठन कौशल क्या नहीं है, रूप विज्ञान जो है बुनियादी पठन कौशल नहीं है। डिकोडिंग, शब्द पहचान और पठन शब्द भंडारण ये पठन कौशल के ही उदाहरण है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे का अनुगमन कर रहे हैं, वे किस चीज़ का अनुगमन कर रहे हैं ये देखना है। ऑप्शन है स्वयं करो रणनीति। ऑप्शन बी है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम। ऑप्शन सी है करके सीखना उपागम। ऑप्शन डी है कहानी कथन पद्धति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। टीचर क्या सिखा रही है, उनको व्यवहार सिखा रही है और उन्हें शिक्षा की भाषा अर्जित करने के योग्य बना रही है और वह चाहती है कि उन्हीं उसी के अनुरूप वो बच्चे भी व्यवहार करें। तो यह क्या कर रहे हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स उपागम का यूज़ कर रहे हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर है 6, भाषा का एक सामाजिक उपकरण है। भाषा का सामाजिक उपकरण कौन सा है? निर्वाचन है, अंतःक्रिया है, सूचित करना है, ये हस्तक्षेप है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रिया। भाषा अंतःक्रिया का एक सामाजिक उपकरण है। ठीक है, भाषा से जो है अंतःक्रिया द्वारा चीज़ें लोग सीखते हैं। भाषा के लिए ये नहीं होता है कि तुम बाहर से ही सीखते हो, अंतर से भी सीखता है इंसान, अंतर से प्रेरित होकर भी क्रिया करता है और सामाजिक भाषा को ग्रहण कर लेता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 7, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य वस्तु का निर्वाचन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। स्थानीय अवबोधन के अंतर्गत क्या आता है? स्थानों के बारे में बात की जाती है, तारीख के बारे में बात की जाती है, उनका नाम लिखने की बात हो रही है, विवरण की बात हो रही है, तो ये स्थान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्थानीय अवबोधन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे अभ्यास कर रही हैं। बच्चों को लंबा लेख पढ़ने के लिए कह रही है शिक्षिका, तो वे किस चीज़ का अभ्यास कर रहे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन दिए हुए हैं विस्तृत पठन, गहन पठन, जिज्ञासा पठन या साथी पठन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। टीचर जो है उनको लंबा लेख पढ़ने के लिए कह रही है, तो ये हो जाता है विस्तृत पठन के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 9 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि तो क्यों कर रही है वास्तविक चीज़ों का प्रयोग? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। यह शब्दों को सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। हम शब्द भंडारण का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही प्राप्त कर सकते हैं। छोटे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। टीचर वास्तविक जीवन से जोड़कर चीज़ें पढ़ा रही है, तो किस लिए पढ़ा रही है? कि जिससे बच्चे अपने शब्दों और वास्तविक जीवन में जो चीज़ें हैं उनको आपस में जोड़ सकें, उनके मध्य संबंध जोड़कर अपने वास्तविक जीवन से सीख सकें। चलिए, जिससे उन्हें सीखने में आसानी रहती है, इसलिए शिक्षक ऐसा करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को कहते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाई जाती है और वह बोलता नहीं है, उस अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। बाक उदयीमान, मूक, प्रारंभिक उत्पादन, उदयीमान। और जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूक। जब बच्चे को सिखाया जाता है और उस अवधि में वह बोलता नहीं है तो उसको कहते हैं हम मूक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। और 11 में देख लेते हैं, एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा, पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य साधनों का प्रयोग करेगा, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को करते हुए सभी प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। ये यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव पॉइंट। और प्रश्न पत्र का प्रयोग करते हुए प्रश्नों का निर्माण करेगा, ये भी हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को के उत्तर याद करने को कहेगा या उनको उत्तर याद करवाएगा, ये बात भी गलत हो जाएगी। याद करवाएगा, ज़बरदस्ती से कोई कार्य नहीं किया जाएगा, सिखाना होता है, याद नहीं करवाना होता है, चीज़ों को रटना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य साधनों का प्रयोग भी करेगा और उनको नई नई चीज़ें भी सिखाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, शिक्षार्थियों के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना, नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रोंग। नई भाषा गतिविधि से परिचय नहीं कराना होता है, सजातीयता नहीं बनानी हो रही है। यहाँ पर गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को भी सही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा राइट? शिक्षार्थियों के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना होता है। मतलब किसी चीज़, कोई बच्चा कुछ सीख रहा है और वहाँ पर वह कुछ कमी रह रही है, उसको छोड़े जा रहा है या कुछ गलतियाँ हो रही हैं, तो उसमें उपचारात्मक मतलब उसको कुछ उसकी कमियों को पूरा किया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है चीज़ें।
जैसे हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो हम उपचार के तौर पर क्या करते हैं, विटामिन ई का सप्लीमेंट लेते हैं ना, तो जिससे वो कमी पूरी हो जाए। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, सीखने की वह अक्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वाचन करने और अक्षरों, शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है, डिसलेक्सिया। ऑप्शन बी दिया हुआ है डिसकैल्कुलिया, सी डिस्फेजिया या डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट है। राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। सीखने की वह अक्षमता, जब बच्चे जो है निर्वाचन नहीं कर पाते हैं, संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर कौन सा विकार होता है, वहाँ पर होता है डिसलेक्सिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश में आता है। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश में कौन सा आता है जिसमें चित्रों की बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर, कक्षा के प्रदत्त कार्य, परिवेश के साइन बोर्ड, प्लेस कार्ड, लेबल्स, रैपर्स आदि। तो ये तो नहीं होंगे। पुस्तकालय की अलमारियों में रखी हुई पुस्तक, उनसे भी बच्चों को कोई प्रिंट समृद्ध परिवेश नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि, इसमें सब डिजिटलाइजेशन हो जाता है, प्रिंट समृद्ध नहीं होता है। और यहाँ पर बात हो रही है प्रिंट समृद्ध परिवेश की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट। बच्चों को चार्ट जो हाथ से लिखे हुए होते हैं वो, जिन पर चित्र बने प्रिंट हुए होते हैं वो, पोस्टर आदि, और जो कक्षा में प्रदत्त कार्य करने को दिए जाते हैं, छोटे मोटे क्राफ्ट वर्क बच्चों को जो दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में दिया हुआ है, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो। ऑप्शन देख लेते हैं, अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए हैं, विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, या ऑप्शन डी, विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी की बात हो रही है, तो अपने परिवार में जो सबसे पहले विद्यालय गए हैं उनके बारे में बात हो रही है, उन्हीं को कहते हैं क्या, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। आप बताइए कैसी लगी आपको हिंदी की क्लास, और अधिक क्लासेस के लिए मेरे साथ बनी रहिएगा। मैं करवा रही हूँ सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल की प्रिपरेशन, हिंदी लैंग्वेज, मैथ्स, EBS, ऑल सब्जेक्ट्स। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।